डीएस चौहान सरकार के सबसे बड़े जासूस हैं। रमेश शर्मा मेरे भरोसे पे खरा उतरा, उसने बहुत अच्छा एनकाउंटर किया। किसी सीनियर आईपीएस अफसर को फ़ोन करके अतीक ने धमकाया था, कौन था वो? हम पल पल की उसकी खबर रखते हैं। मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के भी बहुत करीब रहे आप। फिर अखिलेश यादव से आपके साथ इतने डिफरेंसेस कैसे हुए? देखिए, मेरा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है। राजा भैया का उस समय बड़ा जलजला था। मैंने उनसे कहा था कि आप नियम कानून से चुनाव लड़ोगे तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सलाह दी थी कि धमकी दी थी आपको? मैं किसी को धमकी थोड़ी दे सकता हूँ। एसपी हो तो क्यों नहीं धमकी दे सकते? उन्होंने सपोर्ट किया था मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट को। कोई एसपी किसी को नहीं मैनेज कर सकता, पॉलिटिकल पर्सन को। अगर अतीक का एम्पायर 100 पॉइंट्स का था तो विकास दुबे का एम्पायर केवल 10 पॉइंट का था। आपकी पत्नी एस राधा चौहान मोदी जी के खास अधिकारी, डीएस चौहान योगी जी के खास अधिकारी, कैसे? मैं योगी जी के पास गया था और मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था। एक्सटेंशन नहीं मांगा था? नहीं, मैंने नहीं। एक्सटेंशन माँ सरस्वती की कृपा है विशेष आपके ऊपर। बहनों भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत इस खास पॉडकास्ट में, जो विशेष प्रसारण भारत समाचार आपके लिए लेकर आया है। इस प्रसारण में हम आपको कुछ ऐसी खास शख्सियतों से मिलाने का क्रम शुरू करने वाले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत सेवा की, निरंतर सेवा कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम आज शुरुआत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस में 35 साल तक अपनी सेवा देने वाले, और सिर्फ सेवा ही नहीं दी बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स वर्ल्ड क्लास की बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे देवेंद्र सिंह चौहान का रहा है। सिर्फ वो एक पुलिसकर्मी नहीं है, एक पुलिस अधिकारी सिर्फ नहीं है, वो उनके अंदर का एक खिलाड़ी जो है वो पुलिस वाले पर कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। बंदूक और बैट का एक ऐसा सम्मिश्रण शायद पूरे देश में किसी ब्यूरोक्रेट के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा जो देवेंद्र सिंह चौहान में है। वो बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जब पुलिस में थे तो फोर्स के साथ खेलते थे, और फिर जब मैदान में गए तो उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता था। ओपनिंग बैट्समैन रहे, लेकिन उनका कैरियर नहीं खत्म हुआ। रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर उनका योगदान निरंतर जारी रहा, और वो उत्तर प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर बने। और मुझे बताते हुए आपको बड़ा गौरव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में T20 लीग, जिसे हम लोग UPIPL के नाम से जानते हैं, उसके वो चेयरमैन भी हैं। और ये तीसरा ऐसा संस्करण वो उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं जहां उत्तर प्रदेश में ये मिनी IPL जिसे हम कहते हैं T20, उसकी शुरुआत की उन्होंने। और आज उत्तर प्रदेश से तकरीबन 20 से 22 खिलाड़ी IPL में निकलते हैं, जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का एक इकोसिस्टम डेवलप किया। ऐसे देवेंद्र सिंह चौहान आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं। मैं आपको बहुत आभारी हूं चौहान साहब कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। पर सर, लोग अभी भी अचरज हैं कि कभी बंदूक थी हाथ में और अब बैट है, कैसे कर लिया आपने ये? जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। भारत समाचार उत्तर प्रदेश का अग्रणी चैनल है जिसकी विश्वसनीयता गांव वालों से लेकर शहर वासियों तक के मन में है। जो मेरा सफ़र था, जो आपने पूछा कि राइफल से बैट कैसे हुआ, हाँ। तो ये उल्टा है। पहले मैंने बैट पकड़ी 8 साल की उम्र में, और अच्छा, 24 साल की उम्र में जो है मैं IPS में आया, तो तब मैंने राइफल पकड़ी। उसके पहले आप क्रिकेट खेलते थे? उसके पहले मैं क्रिकेटर था, और आप तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो आपको तो पता ही है कि मेरी पैदाइश और परवरिश महाराष्ट्र में हुई। जी बिल्कुल। सैनिक स्कूल में मैं पढ़ा, और उसके बाद में मैंने VM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MD कर रहा था। तो तब मैं सतारा में मैं जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला। सतारा में 14 साल की उम्र में, और 15 साल की उम्र में सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद मैं पढ़ाई में अच्छा था तो पिताजी ने मुझे पढ़ने भेज दिया मेडिसिन। तो वहाँ भी हमने डॉक्टरों की टीम खड़ी की, और शोलापुर लीग में हम लोग रेगुलरली खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये हमारा क्रिकेट से जो नाता है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, IPS ये रहे हैं, क्रिकेट प्रशासक ये हैं, खिलाड़ी हैं, और ये MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं। तो
वो जीवन का क्रम रहा, जहाँ ईश्वर ले गया वो किया। उसके बाद मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था, 1 साल हो गया था, तब मैं आईपीएस में आया। तो फिर वर्दी का धारण किया, 35 साल वर्दी पहनी, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है। और जब रिटायर हुआ तो हमारे दोस्त, हमारे संरक्षक गाइड राजीव शुक्ला जी, जो मेंबर राज्यसभा हैं और पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की तरफ से रहे हैं, तो वो मुझे यूपीसीए में ले आए डायरेक्टर बना के। आपकी रुचि के कारण? मेरी रुचि के कारण, लेकिन मैं बुलंदशहर क्रिकेट एसोसिएशन का पिछले 22 साल से प्रेसिडेंट था ही, तो क्रिकेट से मेरा जुड़ाव था, क्रिकेट तो एडमिनिस्ट्रेशन। आईपीएस बन गए थे आप, लेकिन क्रिकेट से जो आपका अटैचमेंट था वो खत्म नहीं हुआ? वो ख़त्म नहीं हुआ, और मेरी धर्मपत्नी को शिकायत यही है कि मेरा पहला प्यार क्रिकेट है, न कि वो है। अच्छा, ये जो यूपी आईपीएल शुरू हुआ, जिसे हम लोग अभी पहले इस पे बात करेंगे, फिर आपकी सर्विस पे आएंगे, फिर पॉलिटिकल बात भी बहुत ढेर सारी आपसे करनी है। ये जो यूपी T20 आपने शुरू करने का संकल्प यूपीसीए ने, बीसीसीआई ने लिया, ये विचार कैसे आया? और ये जब आप तीसरा संस्करण लेकर आए हैं, जो 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसकी तैयारियां कैसी हैं? और आप एज ए क्रिकेट प्रशासक मानते हैं कि ये सफल है, या अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसको बहुत अभी इसमें काम किया जाना बाकी है? देखिए, ये बेसिकली आइडिया जो है वो राजीव शुक्ला जी के मन में था। तो जब मैं रिटायर हुआ तो उन्होंने इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया बैठ के कि इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट लीग शुरू हुई थी और वो फेल हो गई थी। कर्नाटक की लीग शुरू हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। उस समय सबसे अच्छी लीग जो चल रही थी वो तमिलनाडु की थी जी। तो फिर हम लोगों ने इस पर विचार किया, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा था कि वर्तमान में क्या प्लेटफॉर्म था क्रिकेटर के लिए। यूपी रणजी टीम, यूपी अंडर 23, 19, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम लोगों ने ये सोचा, और सर का ये विचार था कि यूपी T20 लीग ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, और 6 टीमें का मतलब करीब 150 खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने। तो उस विचार से ये रिस्क लिया गया। और मैं ये कह सकता हूँ, आपका कथन सही है कि अभी ये बच्चा ही है, लेकिन ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और अब ये तेज चलने तो अब ये तीसरे साल का अनुभव कैसा आपके लिए जा रहा है? पिछली बार क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिनसे आपने सीखा? और दूसरा, जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में, क्या उसको कुछ ताकत मिली, या फिर ये भी एक हैपनिंग शो टाइप का बन गया? नहीं, पहला सीज़न हमारा कानपुर में था, तो कानपुर में जितनी कमियां थी उनको हम लोगों ने स्टडी किया, उसको सीज़न 2 में दूर किया। और सीज़न 2 बहुत सफल रहा हमारा, क्योंकि आपने देखा था, आप आए थे, ग्राउंड पर भी आए थे आप, फाइनल में पूरा स्टेडियम फुल था। 38,000 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, और बहुत अच्छा फाइनल हुआ, 200 रन से ज़्यादा बने, और पब्लिक ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और जो टैलेंट हंटर्स आईपीएल टीम से आए थे, अच्छा, वो लोग भी आते हैं इसमें? आते हैं, दिल्ली से आए थे, तमिलनाडु से आए थे। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ हमारा 3, तमिलनाडु से ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ गई है कि साहब हमें अनुमति दी जाए इसको। मतलब यहाँ के आईपीएल या T20 में जो खेलेगा, तो आईपीएल में उसका सिलेक्शन भी यहीं से होता है? वो टैलेंट स्पॉटिंग के लिए आते हैं, फिर पिकअप करते हैं, और अपने ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में उनको खिलाड़ियों को वो ले जाते हैं। और पिछला जो सीज़न 2 था जी, उससे 13 खिलाड़ी यूपी के जो है आईपीएल में लिए गए। 13 तो सबसे ज़्यादा नंबर है किसी स्टेट के लिए, इतने ज़्यादा खिलाड़ी किसी स्टेट से ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए। एक उनको प्लेटफॉर्म आईपीएल जैसा बड़ा मिलेगा, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट भी। जिससे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि समीर रिजवी को सीज़न 1 से पिकअप किया था, और 8.5 करोड़ के लिए पिकअप किया था उसको। स्वस्तिक चिकारा सीज़न 2 से पिकअप हुआ। फिर कैरियर वापस जीशान अंसारी का जो है वो सीज़न 2 से आया, और जो स्पॉटर्स आए थे वो हम लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा था उनसे कि आप ये खिलाड़ियों को विशेष रूप से देखिए। जीशान का मैंने नाम लिया था कि ये, क्योंकि वो बच्चा है, तब से मैं उसको देख रहा हूँ, खेला भी हूँ उसके अगेंस्ट। तो उन्होंने उसको पिकअप किया, और आप देखते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स था आईपीएल का जो सीज़न अभी गिरा। जीशान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और इसका जो सबसे उत्कृष्ट जो चीज़ मैं कहूँगा, आप देखते हैं कि
2 टीम पश्चिम यूपी से, 2 टीम मध्य यूपी से और 2 टीम पूर्वी यूपी से। तो पूरा यूपी हम लोग कवर कर लेते हैं और वहाँ के सभी बच्चों को जो है। अच्छा, अभी सिर्फ 6 टीम हैं, 8, 10, 12 क्यों नहीं? 6 टीमें इसलिए हैं क्योंकि इसमें मनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फंड तो चाहिए। जितने खर्चे हम उठा सकते हैं और जितने फंड हम इकट्ठे कर सकते हैं तो उसको ये बैलेंस करता है। अगर हम 8 टीम लेते या 10 टीम लेते तो खर्चे ज़्यादा होते और इसको पिकअप करने में टाइम लगता है। कुछ लीग्स जो फेल हुई थी वो इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने टीम ज़्यादा रख लिया। तो हमने 6 रखा है और सीज़न 3 बीतने के बाद में सीज़न 4 या 5 में हम 2 टीमें बढ़ाएंगे, 8 लाएंगे। 8 हो जाएंगी। किन किन शहर की ला सकते हैं? जो टेंटेटिव है अभी तो हमारा बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन ये है कि प्रयागराज एक अच्छा ये है और आगरा एक अच्छा चॉइस हो सकता है। रुहेलखंड से भी कुछ चुनिए। वो भी एक चॉइस हो सकता है, झांसी हो सकता है एक चॉइस, बरेली हो सकता है चॉइस। तो ये इस तरह से बुंदेलखंड, रुहेलखंड ये भी माइंड में है, लेकिन इस पर डेलिब्रेशन करना पड़ता है कि वहाँ कितने खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी मिलेंगे। क्योंकि हमारे इसमें एक रूल है कंपलसरी कि आपको 8 खिलाड़ी जो है टैलेंट हंट से फ्रेंचाइजी को वो ट्रायल करके वहाँ से लेना पड़ता है, उस इलाके से जो उनका इलाका होता है, ताकि अच्छा ये रूल है। हाँ, ये बात सही कही आपने। मुझसे भी इस पॉडकास्ट के पहले मैंने बहुत खिलाड़ियों से, क्रिकेट एक्सपर्ट से, बहुत लोगों से बात की कि आपसे पूछा गया जाए। तो उसमें एक मेजर प्रश्न ये आया कि ये पूछा जाना चाहिए कि भाई यूपी का T20 IPL करा रहे हैं आप, तो खिलाड़ी तो उत्तर प्रदेश से होने चाहिए, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि खिलाड़ी बाहर से भी काफ़ी रह रहे हैं इसमें। उत्तर प्रदेश का वो डोमिनेशन चाहते हैं कि भाई हमारी प्रतियोगिता है तो हमको ज़्यादा मौका मिले, हमारे टैलेंट। मैं आपको बता सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्लेयर हु इज़ नॉट रेसिडेंट ऑफ यूपी। इसका बेसिक क्वालिफिकेशन ये है। अच्छा, यूपी कहाँ है? कि वो यूपी का रहने वाला होना चाहिए, ही शुड बी डोमिसाइल्ड ऑफ यूपी। और ये सवाल इसलिए उठा था शुरुआत में क्योंकि हमने जो इंडियन रेलवे टीम है तो उसमें करीब 8 खिलाड़ी यूपी के रहने वाले थे। पहले यूपी में ही रजिस्टर्ड थे, यूपी में खेलते थे, फिर जब अच्छा खेल रहे थे, नौकरी पा गए तो रेलवे में काम करने लगे। तो उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि रेलवे एक सरकारी संगठन है, वो उन्होंने कोई प्रीमियर लीग अपनी नई स्टेट लीग नहीं शुरू की है, न कर सकते हैं, वो मुश्किल है उनके लिए। हमने की है, तो हमने अपने खिलाड़ियों को मौका दिया। उससे क्या हुआ कि हमने टैलेंट इन्फ्यूजन किया, कंपटीशन और अच्छा होगा। सीजन 3 में आप देखेंगे वो नया टैलेंट निकल के आएंगे सामने, नया टैलेंट निकल के। अच्छा, दूसरा एक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी यूपी में कई बातें होती हैं कि साहब कानपुर में तो स्टेडियम है, उसका रखरखाव सही नहीं हुआ या वो बेहतर कंडीशन में नहीं है। इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के साथ जो हुआ उसमें किस तरह की बदनामी आई सामने देखने को। आप लखनऊ में ये कार्यक्रम, ये पूरी प्रतियोगिता कराते हैं इकाना में, क्या इकाना के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप संतुष्ट हैं कि वो एक बेहतर स्टेडियम है जहां पर आप अपना T20 लीग ठीक से करा पाते हैं, या और भी ज़रूरतें उत्तर प्रदेश की हैं समय के साथ? देखिए, इकाना वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहाँ की सुविधाएं नंबर 1, फैसिलिटीज़, वहाँ का ग्रीन रूम खिलाड़ियों का, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड में 2 मुख्य पहलू है, आउटफील्ड और पिचेस, कि दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। बीच में थोड़ी उसमें सुधार की आवश्यकता थी तो वो सुधार किया गया इंटरनेशनल लोगों को बुला के। तो आज की तारीख में इकाना ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, यहाँ इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, IPL मैचेस हो रहे हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा कि राजीव शुक्ला जी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूपी क्रिकेट के लिए कि वो वर्ल्ड कप लेके आए यूपी में, IPL लेके आए, टेस्ट लाए, एशिया वनडे लाए, एशिया कप के मैचेस लाएंगे। तो यहाँ अब T20 लाए, ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये उनका हार्डवर्क है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि बनारस में स्टेडियम बहुत तेज़ी से बन रहा है, वो भी इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, उसी क्लास का, उसी सुविधाओं का, और वो अगले साल तक तैयार हो जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो, महादेव जी की इच्छा हुई तो बनारस में IPL होगा। बनारस में अगले साल IPL होगा यूपी का, और वो स्टेडियम UPCA का है। ओके, UPCA की मालकियत का है स्टेडियम। BCCI ने बहुत अच्छा ग्रांट दिया है, जय शाह जी ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया आगे आके
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, तो उससे वो बन रहा है। और मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा स्टेडियम निकलेगा, तो यूपी के पास में सेकंड स्टेडियम आ जाएगा। तो बिना एक्सपीरियंस के आपका पास तो कोई क्रिकेट प्रशासक के तौर पर तो एक्सपीरियंस था नहीं, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर यूपीसीए ने दे दी, नहीं, तो कठिनाइयाँ क्या आई? मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बुलंदशहर वाले से? मैं बुलंदशहर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट लगातार 22 साल से हूँ। ओके। और इसमें लोग सोचते हैं कि क्या ऑल इंडिया सर्विस एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता था ना कि आप उधर भी हो, सब तो आपको वर्दी में ही देखे हैं। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी खेल के संगठन से जुड़ सकते हैं, बस आपको सरकार को इन्फॉर्म करना होता है। तो मैंने बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था, 2005-06 उसके पहले का है, तब इन्फॉर्म कर दिया था, तो तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत डिफरेंट है। पुलिस में तो बड़ा इजी होता है काम करना, आपको या तो ऊपर कोई आपके होता है वो आपको ऑर्डर देता है, और फिर कुछ आपके नीचे होते हैं आप उनको ऑर्डर देते हैं। कॉम्प्लायंस 100% होता है, आप भी करते हैं और आपके नीचे वाला भी करता है। लेकिन जब आप खेल में जाते हैं तो बहुत सारे आपको पर्सनल इक्वेशंस, ईगोज़, इनको मैनेज करना पड़ता है। वहाँ आप तो आपको तो आदत थी नहीं, फिर कैसे झेला आपने? वहाँ आप रौब नहीं दिखा सकते। हाँ, तो वो तो आपको तो 35 साल इसी रौब की आदत रही होगी ना? तो मुझे ये मेरी झटके लगे 2-4? पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि मैंने हमेशा साधारण जीवन जिया। मैं किसी मंदिर में भी जाता हूँ तो लाइन में लग के खड़ा होकर दर्शन करता हूँ, कभी नहीं बताता कि मैं आईपीएस अफसर हूँ। तो जब इनके साथ में है तो इनके साथ बैठता हूँ। वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो जब उनके साथ था तो उनके जैसे रहा। ठीक, अब लौट के आते हैं आपकी सर्विस की तरफ। 35 साल आपने उत्तर प्रदेश में दिए, एडिशनल एसपी से लेके डीजीपी तक, बड़ा तगड़ा कार्यकाल रहा आपका, बड़ा चर्चित कार्यकाल रहा। आपका अनुभव कैसा रहा? किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है अपने इस जीवन के हिस्से पर। और मैं आईपीएस अफसर बना, मैंने ये सर्विस अपने चॉइस से चुनी, कोई मेरे ऊपर किसी ने थोपा नहीं, मेरा अपना डिसीजन था। वर्दी मेरी किस्मत में लिखी थी तो मैंने वर्दी पहनी, और अर्धांगिनी मेरी आईएएस में है। जी जी। आईएएस में थी तो वो उस पहलू को भी देखने को मौका मिला नज़दीकी से। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ईश्वर से प्रार्थना मैं करूँगा, मेरे गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूँगा, उनकी कृपा से मुझे हर चीज़ मिली, सुख मिला। जी। अच्छा, जब आप जॉब में थे, सर्विस के पीक में थे, तो लोग ये कहते थे, आप इंटेलिजेंस विभाग में मोर देन 2 ईयर्स, हाँ, करीब 3.25 साल पोस्ट रहे। इंटेलिजेंस में इतनी लंबी समय तक की तैनाती इस स्तर के अधिकारी की, एडीजी और डीजी स्तर की, कभी नहीं रही। तो बहुत से लोग कहते थे कि डीएस चौहान सरकार के सबसे बड़े जासूस हैं। देखिए, इंटेलिजेंस का काम ही होता है जासूसी करना। ये कौन कहता है कि उनका काम जासूसी करना नहीं होता है? आईबी का क्या काम है? जासूसी करना। रॉ का क्या काम है? जासूसी करना। तो आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जासूस थे। ऑफ कोर्स, एंड आई एंजॉयड माय वर्क। और जो भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, उन्होंने कहा कि जो आपका कर्म है वो आपको करना चाहिए। एज डीजी इंटेलिजेंस मैंने अपना कर्म किया, सरकार के प्रति अपनी निष्ठा से काम किया, और जो रिज़ल्ट था वो उनके सामने था। अच्छा था तो वो भी उनके सामने था, जो मैंने अगर गलत किया तो वो भी उनके सामने था। अच्छा, मैं आपसे प्रोफेशनल टैक्टिक्स तो नहीं पूछूंगा कि आप कैसे करते थे, बट क्या होता था? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने शपथ से बंधा हुआ हूँ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंटेलिजेंस के लोग जानना चाहें तो वो नहीं जान सकते। हर चीज़ उनके सामने आ सकती है, सबकी, और बशर्ते आप बहुत डेडिकेटेड तरीके से और बहुत तरीके से आप उस पर अपना काम करें, और आपको बहुत अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंटेलिजेंस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस का जिसमें बहुत टाइम का इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए। जिसके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, वो इंटेलिजेंस में नहीं कामयाब हो सकता। तो आप बिलीव करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस पे
या मशीनों पर आपकी निर्भरता ज़्यादा थी? मैंने कभी मशीन पे विश्वास नहीं किया, और मैं जब से सर्विस में हूँ मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट रहा है। आप जानते हैं, चाहे वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस हो या दूसरा इंटेलिजेंस हो, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या चीज़, जो भी गतिविधियाँ आपके सामने हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो तो मनुष्यों की है ना। तो इंटेलिजेंस तो मनुष्य से ही आएगा। इंटेलिजेंस मतलब बोथ मैन एंड वीमेन, उनसे आएगा। इंटेलिजेंस मशीन क्या करता है, मशीन भी तो उन्हीं से लेके उन्हीं से पकड़ता है, बस आपको सुविधाजनक बना देता है थोड़ा। लेकिन जो लोग मशीन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं वो फिर मेरे हिसाब से थोड़े निकम्मे हो जाते हैं, बिकॉज ये शॉर्टकट है मशीन। लेकिन आप जब ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने आप, अपने रिसोर्सेज को, तब आपको क्वालिटी इंटेलिजेंस मिलता है, और आपको एक पीछे जाके, पर्दे के पीछे का जो इंटेलिजेंस है वो मिलता है, आंखों देखकर मिलता है। महाभारत में जैसे संजय को इंटेलिजेंस मिल रहा था और वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे, वैसा इंटेलिजेंस मिलता, वैसा कुछ इंटेलिजेंस कभी मिला लाइव? कंटिन्यूसली मिलता रहा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ये सब मिलता है। मीडिया तो सबसे बड़ा सोर्स है इंटेलिजेंस का। मीडिया के दोस्त, मीडिया के जो भाई हैं, वो कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आप विचलित हो गए हो और आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस ना आई हो? नहीं, देखिए, और घटना कुछ बड़ी हो रही हो या होने वाली हो उत्तर प्रदेश में? फेलियर जो है वो लाइफ का पार्ट है। कोई आदमी ये कहे कि मैं 100% सक्सेसफुल रहा तो आप मान के चलिए गए वो झूठ बोल रहा है। तो बहुत सारे फेलियर्स थे हमारे हिस्से में भी, लेकिन हर फेलियर से हमने सबक लिया और उसमें सुधार करने की कोशिश की। तो सक्सेस रेट आप ये कह सकता हूँ मैं कि 90% सक्सेस रेट होता है अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो बार बार ये क्यों बात आती है कि साहब इंटेलिजेंस नहीं था, इंटेलिजेंस फेल्योर था, बहुत सी घटनाओं पे अग्रिम सूचनाएं नहीं थी? सूचना होती है जिले में, रेंज में, कमिश्नरेट में या हेडक्वार्टर लेवल पर डील ठीक से नहीं होती है, या वाकई में कई बार इंटेलिजेंस फेल्योर होते हैं? इंटेलिजेंस का देखिए एक पहलू होता है कि हम कभी भी सामने नहीं आते। जैसे एसपीडीएम कुछ करते हैं ज़िले में, उनको निर्देश किया जाता है, वो आके सामने आके अपना पक्ष रखते। इंटेलिजेंस कभी सामने नहीं आता। तो ऐसा लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत दावे के साथ में, बहुत कॉन्फिडेंस है कि 100 में से 5 घटनाओं में हो सकता हम कहीं शॉर्टफॉल रहा हो, हमारा 10 घटनाओं में रहा हो मैक्सिमम। बाकी 90 घटनाएं हम पहले से ही कवर कर लेते हैं और बता देते हैं। लेकिन हम ये क्लेम नहीं करते आगे आके कि देखिए हमने बता दिया। इंटेलिजेंस सतत आता रहता है और दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन से आता है। सेंटर से आता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से, स्टेट से आता है। अब उसका विश्लेषण करके इस्तेमाल करना ये फील्ड के अधिकारियों का काम होता है। कंसर्न डीएम, एसपी उसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके हटते ही अतीक वाली घटना हो गई थी? नहीं, अतीक की घटना तो मेरे सामने ही हुई, आपके सामने हुई थी, जिसमें राजूपाल का मर्डर हुआ था। तो उसके ऊपर फिर हम लोगों ने कार्रवाई की थी और बाकी रिजल्ट सबके सामने। नहीं, उसके अतीक का जब मर्डर हुआ तब आप नहीं थे डीजीपी? ना, तब मैं रिटायर हो गया था। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर सवाल उठाते हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं। देखिए, किसी भी घटना का 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उस पर डाउट करते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कि जो घटना सामने आई वो घटना वैसे ही प्रकट हुई। अपराधियों का क्या अंत होता है? अपराधियों का यही अंत होता है, दोज हु लिव बाय स्वॉर्ड दे डाई बाय स्वॉर्ड। जो तलवार की धार पे जीते हैं वो तलवार की धार पे ही मरते हैं। तो वो अपराधी थे, इसमें तो किसी को शक नहीं है। अगर वो मेंबर पार्लियामेंट थे तो उनका आपराधिक बैकग्राउंड था। तो आपराधिक बैकग्राउंड से जब आप कहीं पहुंचते हैं तो वो अपराध की जो घटनाएं वो आपका पीछा करती हैं। और ये लॉ ऑफ जंगल अप्लाई करता है वहाँ। एक शेर राजा बनता है और बहुत सारे अपने जीवन काल में हत्याएं करता है, फिर एक दिन दूसरा शेर आता है, वो उसको मारता है और फिर वो जंगल का राजा बनता है। इस वाले में शेर कौन था? इस वाले में तो आपने देखा ही था कि कौन शेर था। जो है भाई, वो कैसे लोगों को ये थ्योरी हजम नहीं हुई कि 2 अनजान से बच्चे आते हैं, क्या शानदार वाली पिस्टल
जिगाना वाली लोग बताते हैं, मैंने तो देखी नहीं, इंटरनेट पे पढ़ी है सिर्फ, और अतीक को मार देते हैं। See, there is इज इट पॉसिबल? देर इज़ ऑलवेज ए बिगनिंग। जब अतीक ने पहला अपना क्राइम किया था तो वो यंग सा बच्चा ही था, वो आया और उसने क्राइम कर दिया, तो देर इज़ ऑलवेज ए बिगिनिंग। दाऊद इब्राहिम ने जब अपना पहला मर्डर किया था, ही वॉज अ वेरी यंग बॉय, और उसकी भी ऐसी ही बिगिनिंग थी। तो अपराध जगत में ऐसे ही लोग प्रवेश करते हैं। कोई अपराध जगत में ऐसा थोड़ी प्रवेश करता है कि 55 साल का मैच्योर आदमी है और वो बैठ के उसने कहा कि मैं अपराध करूंगा। अपराध तो युवा जो जोश होता है उसी से start दबाव होता तो है। आपके ऊपर भी रहा होगा। दबाव बहुत था हमारे ऊपर, क्यों नहीं होता है। गवर्नमेंट कोई नहीं चाहती कि उसके समय एक इस तरह की कोई घटना हो। नो गवर्नमेंट वांट्स। तो उस दबाव में कितने ऐसे काम किए आपने? हमने कोई दबाव में काम नहीं किया। हमने वो किया जो कानून से संबंधित है। अपने फोर्स को, अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट किया। मैं आपको एक अच्छा बहुत उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक सब इंस्पेक्टर था, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपना घर बन रहा था बनारस में। सब इंस्पेक्टर यादव था उसका, फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं है। उसको बदमाशों ने गोली मार दी अकारण। हम लोगों ने ट्रैक किया, वर्कआउट किया। हमने बनारस पुलिस की टीम को खड़ा किया और उनको पूरा एक फ्री हैंड दिया कि आप ये काम करके दोगे तो जो मुंह मांगा आप कहोगे वो आपको इनाम देंगे जो है। और टीम ने वर्क किया। क्यों? पुलिस पे गोली चलाना हमने इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं देखा। अब जो बिल्कुल ही बेगैरत है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाए ये हम स्वीकार नहीं करते। ये थंब रूल है, ये थंब रूल। गोली का जवाब गोली से देंगे। तो उसको ट्रैक किया और वो इतना दुर्दांत गैंग निकला। ये 5 भाई हैं और ये पांचों बिहार के ठाकुरों का गैंग था, पांचों भाइयों का। किसी के ऊपर 50 मुकदमे, किसी के ऊपर 60 मुकदमे। और बिहार में उन्होंने 14 पुलिसकर्मियों की हत्या की हुई थी बैंक रॉबरी के दौरान। बैंक रॉबरी भी बहुत की थी। हमने एक एक करके चुन चुन के सबको न्यूट्रलाइज किया और कानूनी तरीके से न्यूट्रलाइज किया। और उसका पूरा ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में, वाराणसी में भी कुछ घटनाएं की थी। वाराणसी की का ही घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत ही हीनियस क्राइम था। कोई ऐसी घटनाक्रम जिनको आपको लगता हो कि जिंदगी में आपको रिग्रेट रहा कि वो मुझसे चूक हो गई 35 सालों की नौकरी में? एक घटना हुई थी जब मैं एसएसपी नोएडा था और एक क्राइम बावरियों ने किया था जिसमें एक बहुत ही संभ्रांत परिवार था। हस्बैंड उनके एक्स आर्मी ऑफिसर थे, वाइफ उनकी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी दिल्ली में। और ये रात को क्राइम हुआ था और उसमें बस हमने एक, चूँकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का था, जब मुझे सूचना दी आर.के. चतुर्वेदी ने, जो मेरे एसपी सिटी थे, बहुत शानदार पुलिस अफसर थे, आप जानते हैं, बहुत नामी, ईमानदार। वो भी एसएसपी रहे थे, बहुत हार्ड वर्किंग। तो उन्होंने मुझे रात को खबर दी 3 बजे कि सब ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो मैंने उनको कहा कि पुलिस से पहले आप एम्बुलेंस भेजो वहाँ पर और 4 लड़के पुलिस के हॉस्पिटल भेजो, ब्लड डोनेट करके रखें, क्योंकि मुझे मालूम था बावरिया सिर पे प्रहार करते हैं, ब्लीडिंग बहुत होती है। ओके। तो हमने वहाँ गए तो 5 लोग ज़मीन पे बिखरे हुए थे और खून ही खून था वहाँ पर। साधारण आदमी कोई देख ले तो गश खा के गिर जाए जो है। हमने रश किया उनको हॉस्पिटल, हमारी टीम लड़के तैयार थे पुलिस के, ब्लड डोनेशन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, 2-2 4-4 बॉटल। कैलाश हॉस्पिटल के मालिक जो आज मेंबर पार्लियामेंट हैं, महेश शर्मा, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत सपोर्ट किया। तो हम उनमें से 4 लोगों को बचा पाए, एक की डेथ हो गई। लेकिन वो केस हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी टीम ने इतनी मेहनत की। जिंजाना, मुजफ्फरनगर से लेके मध्य प्रदेश तक जगह जगह हमने जाल बिछाए, हमारे लोग भेजे, लगाए, लेकिन वो केस हम वर्कआउट नहीं कर पाए। तो जिसका मलाल आज भी मुझे रहता है। और ये 98 की घटना है। बावरियों का रैकेट तो पहले भी काफ़ी रहा है। अभी मैंने देखा 2018 से 2019 के बीच कन्नौज से लेकर सिद्धार्थनगर तक, यहाँ तक कि लखनऊ में भी उन्होंने स्ट्राइक की थी बावरिया गैंग ने। आपको ध्यान हो, एक फार्मर IAS अधिकारी के घर पर भी स्ट्राइक की थी। बाद में वो गैंग न्यूट्रलाइज हुआ। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की क्या स्थिति है? अभी भी गैंग सक्रिय है? देखिए, आपने बावरिया का कहा कि कई अपराध हुए, ये सही है, लेकिन ये और वो भी 2018 से। ये सिंगुलर अचीवमेंट है UPSTF का।
और यूपीएसटीएफ ने बहुत शानदार तरीके से, लो प्रोफाइल तरीके से, बगैर किसी शोर शराबे एडवर्टाइजमेंट के बावरियों की कमर तोड़ दी है और बावरियों का क्राइम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, मैं कह सकता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे उनके लीडर्स को अरेस्ट किया है, अंदर किया है और बहुत सारे लीडर्स को मार गिराया है। तो बावरिया क्राइम तो अब ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत कभी सांसी लोग आ जाते हैं क्रिमिनल ट्राइब से, तो वो लूटपाट करते हैं, लेकिन जो संगठित अपराध है उस पर भी बहुत अच्छा काम किया है। यूपीएसटीएफ का जो एक्सपेरिमेंट है, ये रेज की गई थी कल्याण सिंह जी के समय, जब वो यूपी के सीएम थे, तब से लेके आज तक, क्योंकि मैं आईजीएसटीएफ रहा हूँ मायावती की सरकार में, ब्रिजलाल साहब मेरे डीजीपी थे, उन्होंने बनाया था। तो यूपीएसटीएफ से अच्छा फोर्स है नहीं पूरे देश में। जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, अभी आपने पहले कहा, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस भी है उनके पास में और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है उनके पास में, और वो ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको वो वर्कआउट नहीं करते। मतलब आप इंडिया में मानते हैं कि यूपी की एसटीएफ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल स्ट्राइक फोर्स है? बेस्ट अवेलेबल है, और इसीलिए मैं जब डीजीपी था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट करके मैंने उनको ये कहा था कि केवल स्पेशलाइज क्राइम के लिए इनको यूज़ करिए, क्योंकि उसका एक आफ्टर इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि मैं अध्ययन करता हूँ हर चीज़ का, अध्ययन में मैंने पाया कि डिपेंडेंस एसटीएफ पे बहुत बढ़ गई है यूपी पुलिस की। तो जिलों में वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा इनको हम केस नहीं देंगे, जिला पुलिस को वर्कआउट करना चाहिए, और जिला पुलिस को आप सशक्त बनाएंगे वो बिल्कुल। पर अभी भी देखिए तो ज़्यादातर बड़े केसेस या बड़े इनकाउंटर्स वो तो एसटीएफ ही करती है, नहीं, जिला पुलिस के हाथ बहुत कम आता है। नहीं, जिला पुलिस अब अच्छा कर रही है। आप देखिए, जो पत्रकार के मर्डर का अपराधी थे वो जिला पुलिस ने मार गिराए। अभी कल या परसों की केस है सीतापुर में बीती रात की बात। तो जब आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अल्टीमेटम देते हैं, तो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एसटीएफ के कर्मी कहाँ से आते हैं? वो तो यूपी पुलिस से ही आते हैं। तो वो इकोसिस्टम आपको देना होता है जिला पुलिस को, उनके ऊपर फेथ करना होता है, भरोसा करना पड़ता है, उनको बकअप करना पड़ता है। अतीक का आपने उदाहरण दिया उसके केस का, जब राजूपाल की हत्या हुई तो सबसे पहला एनकाउंटर किसने किया? प्रयागराज पुलिस ने किया था। अमित शर्मा कमिश्नर थे और लोगों को भरोसा नहीं था, मुझे पूरा भरोसा था कि वो करके देगा रमेश जो है, और रमेश शर्मा ही करके देगा, और रमेश शर्मा मेरे भरोसे पे खरा उतरा। उसने बहुत अच्छा एनकाउंटर किया, बहुत टेक्निकल, और पहला उसी ने मार गिराया जो है, जो हत्यारे थे राजूपाल के जो है। तो वहाँ से शुरुआत हुई उमेश पाल की। अतीक के बेटे का इनकाउंटर कैसे हुआ? अतीक के बेटे का भी इनकाउंटर यही हुआ, आमने सामने चैलेंज हुई। हम उसको ट्रैक कर रहे थे, और हम फिजिकल इंटेलिजेंस से कर रहे थे उसको, टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं था वहाँ पे। अच्छा, हम उसको ट्रैक कर रहे थे। हमने कहा था कि आप उसको टेक्निकल इससे नहीं उठाएंगे, और एसटीएफ की टीम ने ये मेरा भरोसा जो है वो कायम किया। हम उसको फिजिकली ट्रैक कर रहे थे, वो जहाँ जहाँ जा रहा था हिंदुस्तान में, वहाँ मेरी टीम उसको। अच्छा, मीडिया में एक थ्योरी चलती कि अतीक ने एक डील की थी कि मेरे बेटे का इनकाउंटर ना करो। आपने भी कई सुने होंगे, कई इस तरह के स्टेटमेंट्स मीडिया में आए, ऐसी थ्योरीज बनी कि किसी सीनियर आईपीएस अफसर को फ़ोन करके अतीक ने धमकाया था। कौन था वो? देखिए, ये जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये सब चंडू खाने की बातें होती हैं, और इनमें कोई सत्यता नहीं, ये गप है, ये कोई सत्यता नहीं होती इसमें। हर आदमी अपना प्रयास निकालता है, थियरीज बनाता है, लेकिन पुलिस बहुत सिंपली काम करती है। आपने हमें टास्क दिया, हमारा टास्क था कि इन्होंने ये जघन्य हत्या की है, हम आपको कानून के सामने खड़ा करेंगे, जिंदा या मुर्दा, ये फोर्स को बता दिया जाता है। अतीक के साथ कोई कम्युनिकेशन था पुलिस का या नहीं था? कोई मतलब बैक चैनल कोई बातचीत? हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और आप कम्युनिकेशन आपका नहीं, मतलब मैं पूरी फोर्स, क्योंकि आपने लीड किया तो आपको जानना। मैंने हमारा कहा, हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, पुलिस फोर्स का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। वो गुजरात जेल में था, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उससे? कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हाँ, हमारा नेटवर्क उसके ऊपर काम कर रहा था। हम किससे बातें करता था वो? हम पल पल की उसकी खबर रखते थे। किससे बात करता था वो? देखिए, अपने वकीलों से बहुत ज़्यादा बात करता था, और दूसरा वो जहाँ जहाँ उसका पैसा लगा हुआ था, क्योंकि एक ही तो पकड़ पाए, उसमें बाकी को तो नहीं पकड़ पाए, या फाइलें दबा दी गई? नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच की गई उसको। आप
गंभीरता से स्टडी करिए, इन डेप्थ से। उसका फाइनेंशियल एम्पायर यूपी पुलिस ने थ्रू एसटीएफ एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसका ध्वस्त कर दिया है। माफिया मैं किसको मानता हूँ आपको मालूम है ब्रजेश जी? माफिया मैं उसको नहीं मानता हूँ कि जो किसी के मर्डर कर दे, किसी के लूट कर दे। माफिया वो होता है जिसके पास में संगठित गिरोह होता है और रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करता है, वो संसाधनों के ऊपर, पैसे के ऊपर कब्जा करता है, और उस पैसे के बल पे न्यायालय से जाके वो रिलीफ लेके आता है, क्योंकि अच्छे वकील हायर करता है और उसमें जो लॉ में गैप्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। अतीक वो करता था? अतीक बिल्कुल करता था, उसके पास वकीलों की फौज थी। अतीक के पास पैसे किसके लगे थे? अतीक के पास अपने खुद के पैसे थे। लोग कहते हैं नेताओं के, अधिकारियों के पैसे जो बहुत सारे पैसे उसने अपने जो क्राइम से कमाए थे 90% पोर्शन उसका था, और जो 10% अगर आप गैस भी कर ले कि नेताओं का पैसा था या किसी और का पैसा था, कोई क्लेम करने नहीं आया। आप बताना नहीं चाहते या फिर पकड़ नहीं पाए? नहीं, न बताने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर पुलिस के पास में एविडेंस हो तो पुलिस तो सामने रखती है। ये मानने में कोई परेशानी है कि यह नेताओं का पैसा और अधिकारियों का लगा था? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, लगा था। पुलिस को कोई परेशानी नहीं है। जिसका पैसा लगा था पुलिस ने सारा वर्कआउट किया है और उसका कमर तोड़ दिया गया है, आप जानते हैं। अच्छा, अतीक से आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया, क्रिमिनल, मर्डरर या सुपारी लेने वाला गैंग उत्तर प्रदेश में रहा हो जिसको डील करने में आपको भी पसीने आ गए हों? देखिए, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आता कि कोई क्यों, एक से एक डाकू गिरोह थे, एक से एक संगठित अपराध के गिरोह थे। यूपी पुलिस किसी के सामने दबी नहीं, किसी से डरी नहीं, और मुझे तो अपने 35 साल के करियर में आता नहीं कभी ऐसा नज़र कि किसी चीफ मिनिस्टर ने अगर हम पर भरोसा जाहिर किया तो हमने उनको डिलीवर ना किया हो। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार को बता सकता हूँ कि जब सहारनपुर में दंगा हुआ, मुझे भेजा, मैं एडीजी टेलीकॉम था, मैं तो फील्ड पुलिस में नहीं था, हमने जाके वहाँ 24 घंटे में दंगा कंट्रोल कर लिया। वहाँ तो सेना भी बुलानी पड़ी थी, और जो मेन अपराधी था जिसने दंगा किया था उसको हमने अरेस्ट कर लिया। और मैं आपको बता सकता हूँ कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि आपने इसको क्यों पकड़ लिया, आपने क्यों इसको उठा लिया। नोबडी सेड, बल्कि मेरे पास तो एक ही मैसेज आया। पहले की सरकारों में आपके पास क्या फ्री हैंड नहीं था, ऐसा कहते हैं क्या? देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि क्राइम हो, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं कि जो आपको बंदिश लगाती हो। थोड़ा बहुत आपके पर्सनल डिटर्मिनेशन पे बहुत डिपेंड होता है। अगर आप गवर्नमेंट को क्लियर रहता है कि ये सिफारिश नहीं सुनेगा इन फ्रेमवर्क में, जघन्य अपराध में, तो आपको कोई नहीं बोलता। हाँ, अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सक्यूज़ लेना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई अपराधी बहुत इंटरफेरेंस था। मैं 1 साल क्लोजली मैंने प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती थी, वो कभी किसी के लिए फ़ोन नहीं करते थे कि आपने इनको क्यों पकड़ लिया, इसको क्यों नहीं, क्या एविडेंस है, क्यों नहीं आपने इसको छोड़ा, क्यों आप परेशान कर रहे हैं, कभी नहीं कहा उन्होंने। आपका करियर मैंने जो देखा, जो अध्ययन किया, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में आप काफ़ी सक्रिय और एक्टिव पुलिस पोस्टिंग में मुझे जो आपका करियर शीट मुझे दिखाई दी रही। कैसे थे मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह? नेताजी, जो मेरा ओरिजिन है वो मैनपुरी से है। अच्छा, आप मैनपुरी के हैं? हाँ, मेरे बाबा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी वहीं से निकले। मेरा तो सारा लालन पालन महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन मैं मैनपुरी को बिलोंग करता हूँ। और नेताजी मेरे बाबा को भी जानते थे। जब मैं पहली बार इस काडर में आया, और मुझे आज भी याद है, मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग था अलीगढ़ में, नेताजी एस सीएम उतरे, उनका यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था ईएमयू में। हेलीपैड पे उतरते ही उन्होंने नेम प्लेट पढ़ी मेरी और कहा कि तुम लालता सिंह के नाती हो। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। पहली पोस्टिंग थी? पहली चीफ मिनिस्टर सामने? मैं अंडर ट्रेनिंग था भाई, ट्रेनिंग कर रहा था डिस्ट्रिक्ट में, और वो चीफ मिनिस्टर उतरते हैं, नाम पढ़ते हैं और बता देते हैं कि मैं किसका नाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़मीनी लेवल पे उन्होंने काम किया होगा। फिर बोले कि मैंने आपके गांव में बहुत कुश्ती खेली है, आपके बाबा ने हमें बहुत इनाम दिया है। और फिर चलते समय बोला कि ये इंग्लिश में क्यों है, हिंदी में होनी चाहिए नेम प्लेट।
तो मुझे समझ में आ गया कि हिंदी प्रेम उनके अंदर है। और वो जब मैंने कहा कि मैं एकेडमी से आ रहा हूँ, एकेडमी में इंग्लिश की प्लेट रहती है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दोनों कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों कर लो। अनुभव आपका कैसा रहा उनके साथ? उनके साथ में बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं उनको, लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको, मैं उनको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर मानता हूँ। संवाद करते हुए मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा जिसकी इतनी कमांड संवाद पे हो जितना मुलायम सिंह यादव की, जिनके उनके अंदर। कैसे? मतलब अगर आप उनके विपरीत हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं, तब भी वो मिलेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको अपना बना लेंगे। ये क्षमता उनके अंदर थी में। और वो उन्होंने, ये तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उनके काल के सारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि उनसे अच्छा कम्युनिकेटर कोई नहीं देखा। और एक उनके अंदर क्वालिटी मैंने देखी कि वो मानवीय बहुत पहलू था उनका, और उनके अंदर वास्तव में दर्द था। एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, वो आज तक याद रहती है। वो बोले कि मतलब मुझे हमेशा फर्स्ट नेम से एड्रेस करते थे, देवेंद्र सिंह कहते थे कि देवेंद्र सिंह आपको मालूम है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो जब हमने पहली गाड़ी ली, सेकेंड हैंड जीप ली थी, तो कह रहे थे मैं जब उससे चलता था तो मैं देखता था कि और वो कहते थे मुझे देर हो जाती थी, तो मैं सुबह कभी 4 बजे कभी 3 बजे चल रहा हूँ, तो जब गाड़ी की रोशनी पड़ती थी तो सड़क किनारे लेडीज़ खड़ी हो जाती थी जो है, क्योंकि वो सुबह अपने नित्यक्रम की जाती थी। तो कह रहे मुझे वो सड़क किनारे सेफ्टी रहती कि सांप वाम का थोड़ा डर कम रहता है। तो कहते थे कि मेरे दिल में ये था कि जब भी मुझे ईश्वर ताकत देगा तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट निर्माण पे काम करूँगा। अच्छा, ये कहते थे? ये वो कहते थे। तो ये इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक मानवीय पहलू था। उन्हें अपनी राजनीति में जब शुरुआत की, जो जो उन्होंने कमी देखी उसको ठीक करने की इच्छा थी उनकी। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब आप मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के भी बहुत करीब रहे, आप बड़े ख़ास अफसरों में उनके गिने जाते हैं, फिर अखिलेश यादव से आपके साथ इतने डिफरेंसेस ड्यूरिंग डीजीपी कार्यकाल कैसे हुए? उस फैमिली के तो आप काफ़ी करीब थे, तो ये डिफरेंसेस कैसे आए? अब तो सेवा में नहीं, अब तो आपने बताना चाहिए। देखिए, मेरा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं उनसे आपका डिफरेंस नहीं हो सकता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निश्चित रूप से हो सकती है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जब आप लॉ इन्फोर्स करते हैं तो ये हो सकता है कि आपका जो लॉ इन्फोर्स जिस पे आप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं अदर देन द रूलिंग पार्टी, तो हो सकता है आपको पसंद, उनको पसंद ना आए तो उस पर वो विरोध करते हैं। लेकिन ये हिस्सा है राजनीति का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब आप पर इतने आरोप लगते थे? तो रिएक्ट करने का इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे मन में कोई मैल नहीं था ना, नालाइज नहीं थी। और ये सभी पॉलिटिशियन जानते हैं जो सत्ता में रह लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है कि जो पार्टी इन पावर होगी उसकी जो पॉलिसीज़ होंगे, प्रोग्राम होंगे, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि आप विपक्ष के साथ अगर आप सख्ती से पेश आए? नहीं, कभी कोई प्रेशर नहीं था। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है और वो कहती है कि आप कानून को सख्ती से इन्फोर्स करो तो आप सख्ती से इन्फोर्स करेंगे। जब मायावती 2007 में मेजोरिटी से आई थी, मैं तो दिल्ली था उस समय जी, तब उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो उस समय भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो क्या ये था कि उनके कहने पे कार्रवाई? मैं आ रहा हूँ, एक एक करके चल रहा हूँ। नेताजी के टाइम शुरू किया ना, अभी मैं मायावती जी की तरफ आ रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक अधिकारी मुलायम सिंह यादव का भी बहुत खास, फिर आप मायावती के टाइम भी ब्लू आइड बॉय? मैं उनका ब्लू आइड क्यों, एसटीएफ वगैरह में तो आपकी पोस्टिंग थी। हाँ। उनके टाइम अच्छे अफसर, ब्रजलाल के खास अफसरों में आप गिने जाते थे। आप शायद भूल गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। फिर आप सेम टाइम अखिलेश यादव के भी करीब पहुंचे। मुझे ध्यान है कि नोएडा में एक बहुत जघन्य मर्डर केस हुआ था, एक चेयरमैन का मर्डर कर दिया गया था। जी जी हाँ, और वहाँ पंडित का। हाँ, वहाँ हालात बहुत ख़राब थे, आपको ओवरनाइट नोएडा भेजा गया था, याद है आपको? मुझे याद है। और हमने केस 3 दिन में वर्कआउट करके सारे मुलजिम अरेस्ट किए थे। फिर आप योगी जी के सबसे खास हो गए, ये कैसे? ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, वो परिस्थितियां कराती हैं। जब जो भी
लीडरशिप होती है सरकार की जिसके पास में, जब उसको ज़रूरत पड़ती है कि हमें डिलीवरी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो वो अफसरों को ढूंढते हैं। और जब उनको रिजल्ट की नहीं ज़रूरत होती है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ज़रूरत होती है, तो वो डिफरेंट सेट ऑफ अफसर्स को लगाते हैं। और जब उनको ये चाहिए होता है कि हमें इस पे काम करके कौन दे सकता है, तो वो आपको ढूंढते हैं। क्या आपको इस्तेमाल किया जा रहा था? इस्तेमाल सेट ऑफ ऑफिसर्स टारगेट बेस्ड आप इस्तेमाल वर्ड ये मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। अच्छा, कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप अगर आप उनकी नीतियों से सहमत हैं तब आप उस पर काम करते हैं। अगर आप नीतियों से सहमत नहीं तो कौन आपसे काम करा सकता है? कोई नहीं काम करा सकता। पोस्टिंग के लिए किसी के लिए भी नहीं। मैं तो देखता हूँ आपके काडर में बहुत से कंप्रोमाइज्ड अधिकारी हैं। अब उनके लिए उनकी चॉइस है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं उस पर कमेंट करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आप कहाँ पर कंप्रोमाइज हुए कि किसके टेन्योर में? यूपी आईपीएस में ऐसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और यूपी पुलिस बहुत शानदार फोर्स है और बहुत अच्छा काम करती है। तो ड्यूरिंग अखिलेश यादव गवर्नमेंट आप बरेली में भी रेंज में तैनात रहे, फिर वहाँ जोन में तैनात रहे, बरेली में तैनात रहे। तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री पिछले रिजीम में नहीं रहा जिसके दौरान आपकी अच्छी पोस्टिंग ना रही हो, फील्ड पोस्टिंग ना रही हो? सबसे बेहतर कार्यकाल आप किसका मानते हैं? अभी मैं डीजीपी पे नहीं आ रहा हूँ, अभी उसके पहले के एरा पूछ रहा हूँ। ड्यूरिंग मुलायम सिंह यादव, ड्यूरिंग मायावती, ड्यूरिंग अखिलेश यादव। जब मैं फील्ड में था तो मैंने मोस्टली जो हम एसपी शिप जिसे कहते हैं वो कल्याण सिंह जी थे, राजनाथ जी थे और मायावती जी थी। उनके जब फुल फ्लेज पावर में आई तब तक तो मैं भारत सरकार चला गया था 2007 में, 6 में ही चला गया था। तो मुझे कल्याण सिंह जी का कार्यकाल हमेशा याद रहता है। वो बहुत ही उत्कृष्ट चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की शैली बहुत अच्छी थी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते थे, क्लियर, और उनका होमवर्क बहुत होता था। वो हर एक अफसर की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस ये जानते थे। कल्याण सिंह डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे? कल्याण सिंह भी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, और वो सीधे बुला के बात करते थे। और उनका एक बहुत अच्छा पहलू था कि जब आप प्रशासन में काम करते हैं ब्रजेश जी, तो जब भी आप सख्त फैसले लेते हैं तो आपकी शिकायत होती है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है कि मान लो मैंने किसी को अरेस्ट करके अंदर कर दिया, तो निश्चित रूप से अगर वो उसको थोड़ा उठाएगा तो उसको सिंपैथी मिलेगी, उसका पॉलिटिकल बेस बढ़ेगा, तो वो शिकायत करते हैं जाके। तो कल्याण सिंह जी के अंदर ये बहुत अच्छा था कि जब भी शिकायत होती थी वो पहले बुला के पूछते जरूर थे कि भाई ये ऐसे ऐसे आई है बात, आपका क्या कहना है। तो इसलिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो कौन मुख्यमंत्री थे या थी जो सीधे कम्युनिकेट नहीं करते? अब मैं मायावती जी के साथ फील्ड में नहीं रहा, केवल एक 6 महीने का टेन्योर था। जब वो पहली बार सीएम बनी थी तब मैं एसपी रामपुर था, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो सीधे बात करती थी, जो है वो नहीं बात करती थी। मुलायम सिंह जी सीधे बात करते थे। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी ने मुझसे फील्ड में रहते हुए कभी बात नहीं की। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा 90 के दशक में। उस समय मैं इलाहाबाद में जूनियर क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, और आप तब एसपी प्रतापगढ़ थे। राजा भैया का उस समय बड़ा जलजला था, और कई मौक़ों पे सरकार को उनकी ज़रूरत होती थी, और पुलिस को राजा भैया की भी ज़रूरत होती थी। राजा भैया को सरकारी सहायताओं की भी बहुत ज़रूरत होती थी। आपका अनुभव कैसा रहा प्रतापगढ़ का? प्रतापगढ़ मेरा पहला चार्ज था एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। आप 2 बार वहाँ पोस्ट रहे कि एक बार? एक ही बार। एक ही बार। और 93 की बात है ये। मैं यहाँ एसपी सिटी लखनऊ था, वहाँ से मैं बना था एसपी प्रतापगढ़, और करीब 1 साल मैं वहाँ एसपी रहा। उसके बाद मैं पौड़ी चला गया था। तो उसी के दौरान चुनाव हुआ था, नेताजी सीएम बने थे, और तब पहला चुनाव राजा भैया ने लड़ा था। राजा भैया बहुत यंग थे उस समय, 25-26 साल के रहे होंगे। तो एक बार वो मुझसे आके मिले थे चुनाव के दौरान जो है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप नियम कानून से चुनाव लड़ोगे तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी आपको। और उन्होंने उस समय मुझे कमिटमेंट दिया था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे पुलिस को कोई दिक्कत हो। ये बंद कमरे की बातचीत है? ये बंद कमरे की बातचीत है, और मैं इसकी बात को कह सकता हूँ, ताकीद कर सकता हूँ कि पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़े। तो सलाह दी थी कि धमकी दी थी आपने? मैं किसी को धमकी थोड़ी दे सकता हूँ। एसपी हो तो क्यों नहीं धमकी दे सकते हो? यही तो खासियत है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं तो आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। आप सार्वजनिक जीवन में साधारण आदमी, आप चाहे जिसको धमकी दे दो। आईपीएस अफसर को अगर धमकी देनी पड़े तो मैं तो सोचता हूँ कि उसकी कमजोरी है। फिर आपके कार्यकाल में प्रतापगढ़ में राजा भैया की कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या? नहीं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं जब तक मैं था वहाँ पे उन्होंने कभी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की, न गलत काम किया। उन्होंने सपोर्ट किया था मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट को। हाँ, मैं एक्चुअली उसी मिस्ट्री पे आना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप स्वयं से ये बात बताएं, ये कैसे हुआ था कि उन्होंने अचानक से, जो मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं थे लेकिन अचानक से अपने 2 विधायकों के साथ उन्होंने सपोर्ट कर दिया? वही जो मैंने आपसे कहा, आरोप आपके ऊपर लगता था कि आपने मैनेज किया। आज मैं सीधे सीधे पूछ ही लेता हूँ। देखिए, मैंने आपको कोई, चलिए संकोच खत्म, आपने मैनेज किया था? कोई एसपी किसी को नहीं मैनेज कर सकता, पॉलिटिकल पर्सन को। नेताजी बहुत उत्कृष्ट कम्युनिकेटर थे, तो उन्होंने, ये आप बार बार क्यों ये शब्द बोल रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी ने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो हमसे कहा। क्या कहा? कि राजा भैया आपके यहाँ इंडिपेंडेंट विधायक हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है नेताजी, मैं आपका मैसेज कन्वे करवा दूंगा। तो हमने उनको मैसेज कन्वे किया, वो उन्होंने जाके बात कर ली। नेताजी इतने बातचीत में होशियार थे कि राजा भैया ने सपोर्ट दे दिया। लोग कहते हैं कि वही एक घटना थी जिसकी वजह से आप मुलायम सिंह के बड़े करीब और उनके फ्लूइड ऑफिसर बने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी सीमित दायरे में एक चीफ मिनिस्टर को रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर क्यों? सरकार बचाना, सरकार को सपोर्ट लाना ही कोई छोटी बात होती है? उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो अपना सपोर्ट बढ़ा रहे थे। सपोर्ट तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में तो थे ही। नेताजी का तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, नेताजी ब्लॉक बाय ब्लॉक अपना बेस बढ़ा रहे थे। नेताजी के लिए कोई भी आदमी ये नहीं था कि इसके साथ में मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने बात किया और उन्होंने सपोर्ट किया। और आप देखते हैं कि नेताजी का उनका साथ फिर हमेशा रहा। नेताजी बूढ़े हो गए। मैं आप ही के ब्यूरो हेड वीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें राजा भैया बोल रहे थे कि नेताजी, उनका प्रेम हमेशा रहा। आपकी भूमिका थी इसमें? मेरा कोई भूमिका नहीं था। ओके, अब चलते हैं। आपका ये जो कार्यकाल 2017 से 2023 तक योगी जी के साथ था, जो 20 थे जी, तो इस दौरान योगी जी के साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? और बड़े लंबे समय तक आप पहले इंटेलिजेंस में थे, फिर विजिलेंस भी आपके पास था, फिर आप डीजीपी भी रहे। आप जितना पावरफुल आईपीएस ऑफिसर कोई दूसरा फिर नहीं हुआ। आप पर इतना अधिक भरोसा क्यों किया था? क्या लगा आप में? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये सही है कि योगी जी ने मुझे वापस बुलाया सेंटर से, और उनके पास में जो भी फीडबैक रहा होगा उसी के आधार पर उन्होंने मुझे वापस बुलाया। एक राज्य सरकार का अधिकार होता है कि अपने कैडर के अफसर को जी रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं। जी, आप सीआरपीएफ में थे तब? मैं आईजी सीआरपीएफ दिल्ली था जब मुझे बुलाया, और मुझे डीजी इंटेलिजेंस बनाया। एससी अवस्थी साहब उस समय डीजीपी थे। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने कार्यकाल के दौरान कि योगी जी का विश्वास जीतने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि योगी जी की एक पर्सनैलिटी है कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, उनको रिज़ल्ट चाहिए होता है, और वो रिज़ल्ट बारीकी से वो अपनी नज़र रखते हैं और उसका विश्लेषण करते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 24 घंटा वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी जो थोड़ा उनका समय बचता है उसमें वो अपना, उनकी दिनचर्या और उनकी पूजा पाठ रहती है, उनका योग रहता है, वो योग करते हैं, बहुत योग के मास्टर हैं वो। तो जब ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होता है जो 24 आवर्स एंड फ्रॉम मंडे टू संडे
एवरी डे ऑफ द मंथ, एवरी डे ऑफ द ईयर ऐसे काम करता है, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। और अगर आप जरा भी उसमें चूके तो आप उनका भरोसा नहीं अर्जित आप तो इंटेलिजेंस हेड थे, आप तो डेली ब्रीफिंग में जाते रहे होंगे। डेली ब्रीफिंग थी। और उनकी अपेक्षाएं क्या रहती थी आपसे? नेताओं की भी जासूसी, या मीडिया वालों की, या अपोनेंट्स की, पार्टी वालों की भी कुछ ऐसी अपेक्षाएं रहती थी? उत्तर प्रदेश सरकार का 1960s का ऑर्डर है, और उसके पहले गोविंद बल्लभ पंत के समय ऑर्डर हुआ था, तब ये सीआईडी कहलाती थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं कहलाता था। तो उसका गवर्नमेंट ऑर्डर है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपसे विभाग, आपके विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार को, और वो वही चल रहा है। अलग से कोई उनकी ये नहीं थी कि आप ये भी जानकारी करके दीजिए, वो जानकारी करके दीजिए। पॉलिटिकल टास्क भी तो दिए जाते रहे होंगे। नहीं, ये बहुत भ्रांति है लोगों के मन में कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल टास्क हैंडल करता है। तो आप क्या करते हैं फिर? हम जो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके सरकार के सामने रखते हैं। इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल, क्रिमिनल, इकोनॉमिक? हम लोग सारे प्रायोरिटी वाइज करते हैं। हम लोग वी कलेक्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी रहती है कि कहीं भी मेजर कास्ट डिस्प्यूट, कास्ट राइट्स, कम्युनल राइट्स, ये स्टेट इंटेलिजेंस का पहला काम होता है। ऐसे कोई घटनाएं जिससे लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस हो जाएं, फिर पॉलिटिकल एजिटेशंस, इसके ऊपर बारीक नज़र रखनी होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मेरे समय किसान आंदोलन हुआ था, तो उसको कवर करना, उसकी मूवमेंट को कवर करना, वो किस दिशा में जा रहा है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो हिंसक इसमें परिवर्तित हो जाए, तो उस पर आपको पहले करेक्ट करके देना होता है। और ये लोगों के मन में बहुत भ्रांति है कि जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती है वो चाहती है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनको पॉलिटिक्स करके दे। हाँ। ये नहीं होता है। पॉलिटिकल रिपोर्ट दे डोंट नीड। आप बनाते थे कोई रिपोर्ट ऐसी? दे डोंट नीड यू। अच्छा भाई, वो तो उनका काम है, वो तो 24 घंटे यही तो करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में होती है वो क्या करती है? पॉलिटिक्स के आधार पे आती है और पॉलिटिक्स अपनी करती है। सो दे डोंट नीड इंटेलिजेंस ऑन पॉलिटिक्स। अगर पीडीए बन रहा है तो उसके लिए उनको इंटेलिजेंस थोड़ी चाहिए पीडीए के ऊपर, वो तो देख ही रहे हैं कि हाँ पीडीए कैसे बन रहा है। तो अगर इसी तरह से राष्ट्रवाद पे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, पर पीडीए के मूवमेंट पर या राष्ट्रवाद के मूवमेंट पर आपसे कुछ जानकारी तो अपेक्षा रहती ही होगी। मैंने बताया, जानकारी रहती है कि कहीं कोई हिंसक गतिविधियों में तो नहीं सम्मिलित हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक तो नहीं कर रहा है जी, इसमें जरूरत है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ये आपको पहले रीड करके देना होता है कि कोई मान लो प्रोग्राम हुआ, जैसे किसानों का आंदोलन था, ये था कि किसान जिला मुख्यालय पे प्रोटेस्ट करेंगे आज के दिन, तो आपको पहले से जानकारी करके देना होता है कि कोई हिंसा तो नहीं प्लान कर रहा है जी, कोई तोड़फोड़ तो नहीं प्लान कर रहा है, कोई रेल पटरी उखाड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा। जब आप इंटेलिजेंस चीफ थे उसी दौरान विकास दुबे वाली घटना हुई, कोई इनपुट था आपके पास विकास दुबे का? देखिए, विकास दुबे की आपने गवर्नमेंट को या हेडक्वार्टर को, पुलिस को कोई अलर्ट किया था? विकास दुबे जो अपराधी था, उसकी आपराधिक रिकॉर्ड, उसके आपराधिक गतिविधियां ये कानपुर पुलिस के संज्ञान में थी। तो इसमें ऐसा कोई ये मिस्ट्री नहीं है कि वो अननोन आदमी था या अननोन फैक्टर था। जो घटना हुई वो आकस्मिक हुई, और ये मीडिया के इन्वेस्टिगेशन से, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये प्रमाणित हो गया है कि एक अधिकारी ने डिसाइड किया कि हमें वहाँ रेड करना है, उसको इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ हथियार हैं, वो रेड करने चला गया, और दूसरी तरफ जो विकास दुबे था और उसके लोग थे वो हाइट पे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की कैजुअल्टीज़ हुई और बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, उसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक डिप्टी एसपी जो बहादुर था वो भी शहीद हुआ था, बाकी पुलिस कर्मचारी शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो एक्शन, आपने क्या रोल निभाया फिर उसमें? जब घटना हो गई, विकास दुबे फरार हो गया, फिर आपकी भूमिका कहाँ से शुरू होती? तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने फिर काफ़ी उसमें ये क्रिमिनल इंटेलिजेंस इकट्ठा करके दिया कि कौन कौन इनके सपोर्टर्स हैं, कौन इनके जिसे कहते हैं फाइनेंसर्स हैं, कौन इनके इनको प्रश्रय देने वाले लोग हैं, इनके
कहाँ से इनको लीगल बैकिंग आती है, ये सब चीज़ हम लोगों ने जानकारी करके दी, मूवमेंट जानकारी करके दिया। दुबे को पकड़ने का बहुत प्रेशर था। देखिए, ये कहना उचित नहीं होता कि प्रेशर था। जब अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रेशर तो रहा वही हो। उसी पे आ रहा हूँ। जब कोई इतनी सेंसेशनल घटना होती है तो ये तो आप अपने आप फील करते हैं रिस्पॉन्सिबल। जो भी वहाँ पुलिस कमांडर होगा, जो भी डीजीपी होगा, जो भी डीजी इंटेलिजेंस होगा, जो भी एसपी होगा, एसएचओ होगा, वो अपने आप से उसको नैतिक रूप से फील होता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और इस पर मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फील होगा, पूरी टीम को फील होता है। आपको पहली लोकेशन कब मिली दुबे की? हम लोग तो जब घटना हो गई थी उसके बाद तो सबसे पहले तो पुलिस नॉर्मल सी करने के लिए जुट गई थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम होता है। आपको वीर जवानों की बॉडीज़ इकट्ठा करना, उनकी पोस्टमार्टम करवाना, ये करवाना, तो वो सब लोग उसमें बिजी थे। लेकिन हम लोगों ने टीम गठित करके उसके मूवमेंट को पहले मूवमेंट से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था और हमें उसकी जानकारी हो रही थी जो हम अपने टीम्स को बता रहे थे। गाड़ी पलटी या पलटाई गई? मैंने पहले भी कहा था कि अपराधी जो होता है, जो अपराध जगत में आता है, तलवार की धार है। उसकी गाड़ी नहीं पलटती कभी, उसकी किस्मत पलटती है। और जब उसकी किस्मत पलट जाती है तो उसका अपराध का साम्राज्य खत्म हो जाता है। अच्छा, विकास दुबे का भी एम्पायर बहुत बड़ा था। अतीक जितना तो नहीं था, लेकिन अतीक से छोटा भी नहीं था। लेकिन उसके एम्पायर के बाकी लोगों को न्यूट्रलाइज करना हो या जिनके साथ भी उसकी कनेक्टिविटी रही हो, अधिकारी, उद्योगपति, नेता, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट था। मैंने देखा कि विकास दुबे के साथ पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो अध्याय भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये क्योंकि आप भी डीजीपी बने, आप चाहते तो फाइल खोलते, आपने उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अतीक का एम्पायर 100 पॉइंट्स का था तो विकास दुबे का एम्पायर केवल 10 पॉइंट का था। 10 गुने का अंतर था। बहुत, इतना अंतर था। वो हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि उसने पुलिसकर्मियों पे गोली चलाई और पुलिसकर्मियों की हत्या की, इसलिए अचानक वो बड़ा हो गया। इसके पहले तो वो चुनाव भी लड़ चुका था। इसी सिस्टम ने तो चुनाव में टिकट दिया, इसी सिस्टम ने उसको, और इसी सिस्टम ने उसको चुनाव लड़वाया। ये अलग बात है वो जीता नहीं। यही सिस्टम में विधायक, एक्स एमएलए सब उसके घर जा रहे थे। और उसने एक राज्य मंत्री के थाने के भीतर मर्डर किया था, तो संतोष शुक्ला का। तो इस सिस्टम में वो था मौजूद। मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं किसी भी अपराधी की ताकत उसकी फाइनेंशियल एम्पायर से आंकता हूँ और उसकी गैंग साइज से। तो उसके गैंग में तो मुश्किल से 8-10 लोग थे और फाइनेंशियल एम्पायर इतना बड़ा नहीं अभी था। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत माफिया इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से कोई मजबूत माफिया है। वो यूपी पुलिस के उत्कृष्ट कार्य से पिछले 10 साल में जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, माफियाओं का नाम शामिल करने और उनका नाम हटाने का भी दबाव था आप पर? कोई दबाव नहीं रहता। और ये पॉलिटिकली कनेक्टेड माफिया हैं तो इन्हें छोड़ दो, ये थोड़ा हमसे इक्वेशन फिट नहीं है तो इनका नाम डाल दो। प्रेजेंट गवर्नमेंट का मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे कभी नहीं कहा गया कि इसको, माफिया के ऊपर आप कुछ ढिलाई रखो, इस पर कार्रवाई मत करो। हमें जब जिसको लगा कि हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमने कार्रवाई की, निर्बाध रूप से कार्रवाई की और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस गवर्नमेंट की खासियत है कि क्राइम के मामले में दिल्ली से लेके लखनऊ तक कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आईपीएस की तबादला लिस्ट पे काम कैसे होता है, थोड़ा बताओ आप। आईपीएस की तबादला लिस्ट में जो मैंने देखा ने किया और मैंने किया, हाँ, देखा नहीं, अब आप किया है आपने। तो हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं कि पहले हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कुंभ आ रहा है प्रयागराज में, तो हम देखते हैं कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो क्राउड को हैंडल कर लेते हैं, क्या उनका एक बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है। फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं प्रयागराज में जो कुंभ होता है वो मोस्टली, इसमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए बोलने में कि वहाँ हमारे रिलीजियस लीडर्स आते हैं और रिलीजियस लीडर्स मेजॉरिटी ब्राह्मण्स हैं।
तो अगर आप ऐसा अफसर जब चुने जिसका बैकग्राउंड भी वही हो, सोशल बैकग्राउंड, तो वो ईजी हो जाता है कम्युनिकेशन। इसमें जातिवाद का कोई आप पहलू नहीं है। काबिलियत देखते हैं कि जाति देखते हैं? इसमें कोई जातिवाद का पहलू नहीं है। हाँ। पहले हम काबिलियत देखते हैं, उसकी क्राउड हैंडलिंग की कैपेसिटी देखते हैं, और साथ में अगर ये बैकग्राउंड है तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज अदर पर्सन इज़ वेरी कंफर्टेबल। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुरूप लेना चाहिए। आप ये कहें कि आप इस धर्म के आधार पर निर्णय लेते हैं, जाति के आधार पर निर्णय लेते हैं, ये गलत है। सरकार तो वो लिस्ट बना के आप किसको प्रेजेंट करते हैं? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर को प्रेजेंट करते हैं। उन्हें कन्विंस करते हैं? कई बार ऐसा भी हुआ होगा, ऐसे भी मसले आए होंगे कि जिसे आप नहीं चाहते उसे पोस्टिंग देनी पड़ी होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि मैंने नज़दीकी से देखा है। मैं कई चीफ मिनिस्टर से मिला, जितना इंटेलिजेंस उनके पास होता है अधिकारियों के ऊपर। ये सभी सीएम्स के लिए या स्पेशली इनके सभी लिए? सीएम्स के लिए। ओके। जितना किसी डीजी इंटेलिजेंस को नहीं मालूम होगा उतना उनको मालूम होता है अधिकारी। कैसे? क्योंकि मैं एज डीजी इंटेलिजेंस, मेरे तो लिमिटेड 500 मुखबिर है ना, उनके कितने वर्कर हैं लाखों की संख्या में, और वो सबसे मिलते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, तो बता देते हैं वर्कर्स कि कौन अधिकारी क्या जिले में कर रहा था, उसमें वहाँ था तो आपकी क्या इच्छा किया। के विपरीत भी तो बहुत लोग पोस्ट हुए होंगे। इच्छा के विपरीत नहीं आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये सोच रहा होगा कि इस समय इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। कोई भी सरकार पोस्टिंग जब करती है, ब्रजेश जी मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो देखती है कि कौन सा आदमी हमें वहाँ क्या काम करके दे सकता है, क्या रिजल्ट दे सकता है। अगर उसको लगता है कि ये आदमी रिजल्ट दे सकता है तो उसकी पोस्टिंग खट से हो जाएगी। अरे जुगाड़ियों की भी कमी थोड़ी है कैडर में आपके, उनके वो तो अलग करतब करते हैं। ये तो आपका असेसमेंट है कि ये जुगाड़ू हैं, लेकिन जब तक उसके अफसर के अंदर कैपेसिटी नहीं है रिजल्ट देने की, जुगाड़ से कुछ नहीं चलता। और अगर है और उसको मौका मिल जाता है तो मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि 1 या 2 महीने में फिर वो हट जाता है। आप कन्विंस कर पाते थे चीफ मिनिस्टर को अगर किसी को पोस्टिंग करनी होती थी, या फिर वो जो कहते थे आप एक तरफा मान लेते द थे? प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो है बातचीत का स्पेस देते हैं ये लोग? हाँ, ये हमेशा देते हैं और बहुत गंभीरता से आपकी बात सुनते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, उसके बाद निर्णय देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आपने कुछ कहा और उन्होंने तपाक से मना कर दिया कि ये नहीं, ऐसे नहीं। वो कहते हैं ठीक है, इसको जो आप डेटा लाए हैं इसको छोड़ दीजिए, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद करते हैं। ये कभी नहीं होता कि एक जिसे कहते हैं अफरा तफरी में निर्णय ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, दिल से जवाब दीजिएगा। देवेंद्र सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ के सबसे खास, 3 उनके पास डिपार्टमेंट प्लस डीजीपी का अलग चार्ज, विश्वस्त। आपकी पत्नी एस राधा चौहान आईएएस अधिकारी, जब आप यहाँ डीजीपी थे वो डीओपीटी की सेक्रेटरी थी, जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रालय है। तो मैडम मोदी जी के खास अधिकारी, डीएस चौहान योगी जी के खास अधिकारी, कैसे? देखिए, उनके काम में तो मैंने कभी दखल नहीं दिया, ना मैंने कभी पूछा, और वो अपने काम के आधार पर थोड़ी मिस्ट्री है सर ये। जो भी कहाँ जहाँ भी वो गई पोस्ट हुई, अपने हमेशा काम के आधार पर हुई। और आप इसको विश्वास नहीं करेंगे, जब यहाँ वो एसीएस फाइनेंस थी, मैं कभी उनके ऑफिस नहीं गया। जब वो सेक्रेटरी डीओपीटी थी तब भी मैं कभी उनके ऑफिस नहीं गया, कभी विजिट नहीं किया। और इसके पहले भी जब वो कहीं पोस्ट रही, मैं कभी उनके ऑफिस नहीं गया। हमने जब शादी हुई थी और हम इस कार्डर में आए थे, तभी डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे काम में दखल नहीं देंगे, मैं उनके काम में दखल नहीं दूंगा। और वो हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया और आखिर तक रखा। तो इसलिए वो अपने जो भी उनका काम रहा होगा, सरकारें हर अधिकारी को देखती हैं, जज करती हैं और उसके आधार पर पोस्टिंग करती हैं। जी। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा उसी दिन शाम को आप 6 बजे लखनऊ छोड़कर चले गए, जिस दिन आप डीजीपी पद से रिटायर हुए। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब कुछ तब का ट्राई किया था, ऑफर हुआ था या नहीं? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे रिटायरमेंट के 10 दिन पहले मैं योगी जी के पास गया था और मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और
उनके सपोर्ट की वजह से मैं काम कर पाया। उन्होंने जो विश्वास जताया और उन्होंने जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऋणी हूँ। और मैंने उस समय उनसे बहुत विनम्र निवेदन किया था कि अब मैं अपना जाना चाहता हूँ और मैं अपनी इच्छा के अनुरूप अपना काम करना चाहता हूँ। और उनका मैंने आशीर्वाद लिया था, उन्होंने मुझे एक्सटेंशन नहीं मांगा था? नहीं, मैंने एक्सटेंशन न मैंने मांगा, न मुझे इसकी एक्सटेंशन की आवश्यकता थी, क्योंकि जो मुझे करना था मैंने कर लिया था। और जब आप चाहते तो एक्सटेंशन मिल जाता? मैंने उस पर कभी सोचा नहीं, और चाहते तो मिल जाता है नहीं? इस पे तो मैं कभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत 1 महीने पहले, और आप मुझे मिले थे कहीं, तो आपने मुझसे पूछा था कि आप एक्सटेंशन लेंगे, तो मैंने कहा कि आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं रिटायर होकर चुपचाप चला जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ इसलिए कह सकता हूँ। ग्रेसफुल एग्जिट लिया? देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन प्ले योर इनिंग्स, व्हेन योर टाइम इज अप यू कांट प्ले योर इनिंग्स, यू कांट बी एट द क्रीज। तो ये एक क्रिकेटर पहचानता है। तो मैंने पहचान लिया था कि मेरा टाइम इतना तक है और मुझे इतना तक ही खेलना चाहिए, उसके बाद से अपने आप हट जाना चाहिए, और उसी में ग्रेस होता है। और आज मैं खुश हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे बचपन से मेरा पैशन है, और मैं खिलाड़ियों के बीच में हूँ और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। और यूपीसीए बहुत अच्छी संस्था है, यूपीसीए ने बहुत अच्छा क्रिकेट ऊंचाइयों को पहुँचाया है, और उसका भागीदार होना ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। तो आगे का इरादा क्या है? और दूसरा एक और प्रश्न रह गया इसी में, पोस्ट रिटायरमेंट कुछ तो मांगा होगा योगी जी से आपने, उनके इतने खास रहे हैं, ऐसे कैसे आप पावर छोड़ के चले गए? अब देखिए, इसका आंसर तो यूपी गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? कहेंगे मानूंगा। मैंने बिल्कुल कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। कुछ नहीं मांगा? कभी नहीं मांगा। बाकी डीजी तो बहुत मांगते फिरते हैं, दिन भर मांगते ही रहते हैं, आपने क्यों नहीं मांगा? मैंने केवल, जबकि आपके पास सब कुछ था, सरकार की नब्ज पकड़ रखी थी आपने। मैंने केवल यही चीफ मिनिस्टर नहीं, मैंने किसी चीफ मिनिस्टर से कभी कुछ नहीं मांगा। कभी कह के पोस्टिंग मांगी? कभी नहीं मांगी। न कल्याण सिंह जी से, जो मुझे बहुत मानते थे, बेटे जैसा प्यार करते थे, उनसे भी नहीं मांगा। नेताजी चूँकि नेताजी कहते थे कि आप हमारे मैनपुरी के हैं, और उनसे मैंने कभी नहीं मांगा। तो आपके 2 टॉप चीफ मिनिस्टर में 1 नंबर पर मुलायम सिंह यादव, और फिर मैं योगी आदित्यनाथ जी को सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर मानता हूँ, और फिर उसके बाद नेताजी को मानता हूँ चीफ मिनिस्टर, और कल्याण सिंह जी को। ओके। तो चुनाव भी लड़ने का इरादा रखा होगा आपने, राजनीति में भी आना चाह रहे हैं? मेरे बस की नहीं है। कभी नहीं आना? मैं अपने आप को तो मैं जानता ही हूँ, मैं रोज आईने के सामने तो एक बार खड़ा होता ही हूँ, तो मैं तो जानता ही हूँ कि मेरी क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। राजनीति में नहीं कर सकता। कोई अपने एक्सपीरियंस की कोई बुक लिखने का इरादा है? नहीं, मेरा कोई बुक लिखने का इरादा नहीं है। क्यों? मन में कोई भय है या नहीं? मैं या चाहते नहीं कि सच कभी सामने आए, या मैं हिंदू संस्कृति में विश्वास रखता हूँ, और आई एम ए प्राउड हिंदू। जो आपने कर्तव्य पथ पर आपने जो किया उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। लेट द जनरेशन डिसाइड कि यू आर गुड और बैड, और लेट देम हैव द चांस टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ये एक्सपीरियंसेस जो लोग किताब लिखते हैं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पावर को मिस किया रिटायरमेंट के बाद? बिल्कुल नहीं मिस किया। एक दिन? आप तो साथी हैं मेरे, आप तो जानते ही हैं। नहीं, मैं तो जनता के लिए जानना चाहता हूँ ना, मैं तो जान ही रहा हूँ, आपने कभी मिस नहीं किया। जब मैं सर्विस में था तब पावर एक्सरसाइज नहीं की, तो फिर मिस कैसे करूँगा? मिस कैसे करूँगा? आपने तो देखा था, कभी आपने मेरे आगे एज डीजीपी पायलट एस्कॉर्ट चलते हुए देखा? कभी नहीं। मेरे साथ एक आदमी रहता था सादे में, वो भी इसलिए बगैर हथियार के, वो भी इसलिए कि मुझे काफ़ी मटेरियल लेके चलना पड़ता था, तो वो मेरी मदद करता था वो मटेरियल उठाने में। कुछ मैं उठाता था, कुछ वो उठाता था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब आप पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप उसको मिस नहीं करते कभी। तो अब आपका सेटल होने का कहाँ इरादा है? मैं आई एम वेरी वेल सेटल्ड इन गाज़ियाबाद, और मेरा अपना घर है, मैं वहीं रहता हूँ, और मेरी माता हैं मेरे साथ में, उनका आशीर्वाद है, मेरे गुरु की बहुत कृपा है। ब्रजेश जी, ये मैं बहुत कम लोग जानते हैं, मैं जो कुछ भी बना, मैं आज दावे से आपसे कहता हूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है।
ये मेरी गुरु कृपा है, जो मुझे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति को उसने यहाँ तक पहुँचा दिया। ये गुरु कृपा से है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस मामले में मैं बहुत पारंपरिक हिंदू हूँ। मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने बड़ा किया, मेरी माता ने बड़ा किया। लेकिन तो नेक्स्ट गोल आपका क्या है? यूपीसीए के साथ ही काम करना है, यही करना है, या समथिंग एल्स कुछ और भी प्लान किया है? जो मैं सोचता रहता हूँ, जो गुरु महाराज जी की इच्छा होगी वो होगा। मेरा काम है पुरुषार्थ करना, मैं पुरुषार्थ करूँगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी लंबी बातचीत हम लोगों ने कर ली और मुझे लगता है कि जीवन के समस्त पहलुओं पर आपके साथ चर्चा हुई। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको इस नए कार्य की जो आपने युवाओं के लिए शुरू किया है उत्तर प्रदेश में T20 लीग, इसकी सफलता की भी कामना करता हूँ। एक मीडिया होने के नाते, एक चैनल होने के नाते, हम लोग को भी किसी प्रकार की अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो, हम सब आपका साथ देंगे। थैंक यू। आपको सफल करना है, इस आयोजन को सफल बनाया जाए। थैंक यू ब्रजेश जी। और आपका तो हमेशा सपोर्ट रहा है, कोऑपरेशन रहा है। अंत में मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे मीडिया पर्सनल से मिला हूँ अपने 35 साल के इसमें, और बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण जो आप करते हैं वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। और मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो मैं ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा है विशेष आपके ऊपर। जैसे आपके ऊपर कृपा, वैसे मुझ पर मेरे ऊपर तो मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है जी। मेरे गुरु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं तो रोज़ मन में उठता हूँ तो उनको पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो वैसे मैंने देखा कि आपके ऊपर माँ सरस्वती कृपा, आपकी जिह्वा के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को, इस विशेष प्रसारण को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक डीजीपी के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक फादर के रूप में, एक क्रिकेट प्रशासक के रूप में, एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर के रूप में, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में देवेंद्र सिंह चौहान की जो भूमिका उत्तर प्रदेश के लिए रही है वो बहुत बड़ी रही है। मैं इन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले वक्त में यूपी T20 लीग, जिसे हम यूपी IPL के नाम से जानते हैं, वो सफल हो और हमारे प्रदेश का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और बेहतर खेल का वातावरण तैयार हो, ताकि हम अपने युवाओं की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका बेहतर इस्तेमाल इस देश के लिए कर सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।